अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में। और हम लोग जिस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं वो है तौरीस की सालमती बुनियाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्यारे बच्चों, मैं हूँ शेख जावेद अहमद और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ नीट एग्ज़ाम की तैयारी में। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने कल डीएनए की साख्त को डिस्कस किया था, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको डिस्कस किया था। कल का जो लेक्चर था हमारा वो बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था। उसकी वजह ये थी क्योंकि पूरे पॉइंट्स को मुझको एक साथ सिक्वेंशलाइज करना था, इसलिए मैंने उसको एक साथ पढ़ाया है और उनको एक लिंक में पढ़ाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसकी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। अब मैं उसको स्प्लिट करके भी अपलोड कर दूंगा ताकि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनते हैं, फिर डीएनए की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इस तरह से मैं एक वीडियो 3 अलग अलग वीडियो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा ताकि आप लोगों के लिए वो और आसान हो जाए। नाउ बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से है कि इसमें बहुत सारे न्यू पॉइंट्स, इस न्यू पॉइंट्स को एग्जाम में पूछा जाता है। ये नया पॉइंट क्या है? ये नया पॉइंट है बेसिकली पैकेजिंग। क्या है ये टॉपिक हमारा? पैकेजिंग। तो डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग, डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग। नाउ बच्चों, मुझको एक बात बताइए कि पैकेजिंग क्यों होती है, पैकेजिंग क्यों की जाती है, पैकेजिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम ये देखते हैं कि पैकेजिंग उसी वक्त होती है जब कोई चीज बहुत कीमती हो, एक पहला रीजन। दूसरा, पैकेजिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत बड़ा धागा ले, बहुत बड़ा थ्रेड ले, तो या फिर आप बहुत बड़ी रस्सी ले या बहुत बड़ा पाइप ले, तो आप उसको क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं। आप उसको क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको वैसे ही स्ट्रेट रखेंगे तो उसको बहुत बड़ा स्पेस लगेगा, लेकिन आप उसको क्या करते हैं? रैप करते हैं, गोल गोल घुमा के लपेटते हैं, और गोल गोल घुमा के लपेट कर आप क्या करते हैं? उसको एक छोटी सी जगह में आसानी से रख देते हैं। तो यही सेम जो धागे की एग्जाम्पल है ये डीएनए के ऊपर भी फिट होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि डीएनए ये बहुत लंबा थ्रेड है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, बहुत लंबा धागा है, धागे की तरह शक्ल है, तार की तरह शक्ल है, तो ये बहुत लंबा धागा होता है। और ये जो लंबा धागा है, ये जो थ्रेड है, इसको रखने के लिए हमारे पास क्या है? सेल के पास न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ये डीएनए रहता है। तो जब डीएनए इतना लंबा है, उसका साइज इतना बड़ा है, किसी के अंदर 518,000 बेस पेयर है, किसी के अंदर 52,000 बेस पेयर है, किसी के पास 1.3 थाउजेंड बेस पेयर है, इतना बड़ा डीएनए है। तो इस डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के स्पेस में कैसा रखा जाता है? तो उस डीएनए को छोटे से स्पेस में रखने के लिए क्या की जाती है? पैकेजिंग। क्या की जाती है? उसकी पैकेजिंग। तो आज हम इस वीडियो के जरिए डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से की जाती है, उसको कैसे रैप किया जाता है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन काम करते हैं, तो वो उनका सारा डिस्कशन करेंगे ना। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल से। वो बेसिक एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम बात करें कि दो मुतवातिर असास जोड़े के दरमियान, उन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है? 0.3 नैनोमीटर। यानी ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है डीएनए। ये बात किसकी हो रही है? डीएनए। और हमने कहा था कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं? डीएनए के अंदर हेलिक्स होते हैं और इन हेलिक्स के अंदर टर्न होते हैं। इन हेलिक्स के अंदर क्या होते हैं? यहाँ पर हमने कहा था कि दो टर्न के बीच में कितने होते हैं? 10 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर। और हमने कहा था कि दो टर्न के बीच का जो फासला है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। और फिर हमने कहा था कि हर दो बेस पेयर के बीच का फासला कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। कल हमने ये बात की थी। आज उसी को एग्जाम्पल बना के हमारे सामने एक नया क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि अगर आप बात करें कि दो मुतवासिर असास यानी दो स्ट्रैंड जोड़े के दरमियान दो मुतवातिर असास, यहाँ पर यानी नाइट्रोजनस बेसिस, तो क्या होगा? यहाँ पर होगा एक एडेनाइन,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होगा गुआनाइन, तो एडेनाइन और गुआनाइन इनके बीच का जो फासला है, इनके बीच का जो फासला है अगर वो कंसीडर करें कि 0.34 नैनोमीटर है, और अगर हम ये कंसीडर करें कि ये अगर तमसीली पिस्तानी खलिया, अगर मिसाल के तौर पर हम पिस्तानी खलिए में मौजूद डबल हेलिक्स की लंबाई का तखमीना, तखमीना मतलब अंदाजा लगाए, तखमीना का मतलब क्या होता है, अंदाजा लगाना, किसी चीज के कीमत को तय करना, इसको ना तखमीना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कंसीडर किया कि दो मुतवातिर असास है, दो नाइट्रोजिनस बेस है, उनके दरमियान का फासला कितना है 0.34 नैनोमीटर। फिर अगर हम ये बात मान के चले कि पिस्तानी खलियों में मौजूद डबल डीएनए हेलिक्स की लंबाई का तखमीना अगर आपको लगाना है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर हम कंसीडर करें कि महज बेस पेयर की तादाद को दो मुतवातिर बेस पेयर के दरमियान के फासले से ज़रब लगाए, मतलब महज बेस पेयर की कुल तादाद, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, कुल तादाद को दो मुतवातिर बेस पेयर के फासले, यानी अगर कुल तादाद अगर आपके पास है और आप उस कुल तादाद को उन दोनों न्यूक्लियस उनके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दो असास के बीच में, दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में का जो फासला होता है, अगर उससे आप उसको ज़रब लगाएंगे, अगर उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको डिस्टेंस शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर करिए कि यहाँ पर 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ये क्या है, डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, किसके बीच का फासला है, दो नाइट्रोजिनस बेस, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, तो अगर आपने 0.34 को कितनी लंबाई के डीएनए से मल्टीप्लाई किया, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, तो ये लंबाई तकरीबन कितनी जाएंगी, 2.2 मीटर, कितनी जाएंगी, 2.2 मीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर इतनी लंबाई अगर होती है तो ये वो लंबाई है जो तमसीली मरकजे की हुदूद से कहीं ज्यादा है, यानी एक सेल है और एक सेल के न्यूक्लियस का स्पेस कितना होगा, ये डी है, ये सेल है, इस सेल का न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होगा, और ये जो डीएनए है, ये डीएनए कितना है, ये डीएनए 2.2 मीटर है, कितना है, 2.2 मीटर। तो अब इतने लंबे डीएनए को इतने छोटे से साइज के न्यूक्लियस में आप कैसे रखेंगे, उसको कैसा वहां पर फिट करेंगे, तो तकरीबन वो बोल रहा है कि वो कितना होता है, और जो जो उसकी हुदूद है वो कितनी है, 10⁻⁻⁶, अगर कंसीडर करें इसका जो तकरीबन जो स्पेस है वो कितना आता है, 10⁻⁶, मतलब 0.00001, इतना कम इसकी क्या है, जगह है यहाँ पर। तो इतने से छोटे से जगह में आप 2.2 मीटर के डीएनए को कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है। तो किसी तरह इतना लंबा पॉलीमर एक कलिये में समो जाता है, तो कैसे इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से स्पेस में रखा जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन, ये बेसिक क्वेश्चन आपके सामने क्या क्रिएट किया गया कि यहाँ पर अगर डीएनए की लंबाई इतनी बड़ी है तो फिर उसको छोटे से न्यूक्लियस में रखने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं, आप उसको कैसे पैकेज करते हैं, आप उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं, तब जाके वो उतने से छोटे से स्पेस में उस डीएनए को रखा जा सकेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि डीएनए है, उस डीएनए की पैकेजिंग करना है। पैकेजिंग क्यों करना है, क्योंकि उसको हमको कहाँ रखना है, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए की लंबाई इतनी है और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, तो फिर आप कैसा उसको फिट करेंगे उस न्यूक्लियस के अंदर। नाउ बच्चों, यहाँ पर मैंने समझने के लिए बनाया है कि जो ऊपर एग्जांपल हमने लिया था कि 0.34 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 10⁻⁹ बेस पेयर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2.2 मीटर। नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ है और पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जाम में कभी इस पर क्वेश्चन आ जाए या आप लोगों को इसके ऊपर कभी आगे फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, अगर एक इकोलाई, ये क्या है, अगर एक इकोलाई डीएनए की लंबाई, इकोलाई की डीएनए की लंबाई कितनी है,
1.36 मिलीमीटर। कितनी है? 1.36 मिलीमीटर। तो क्या आप इकोलाई के अंदर बेस पेयर्स की तादाद का हिसाब लगा सकते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको लेंथ दी गई है कितना मिलीमीटर है, और आपसे पूछा यह जा रहा है कि उसमें कितने बेस पेयर होंगे। एक जगह पे आप देखेंगे कि आपको क्या बताया गया, बेस पेयर बताया गया और उसकी लंबाई पूछा। पहले क्या था, पहले जो पहली मिसाल है उस मिसाल में आपके पास क्या दिया हुआ था, आपको 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर दिया हुआ था और आपको पूछा था कि लेंथ कितनी होंगी ये बताइए। और अब क्या है, अब आपको लेंथ दी गई है, आपको लंबाई दी गई है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है बेस पैटर्न्स, कितने तादाद होंगे बेस पेयर की। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक आपके पास क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है लंबाई, लंबाई कितनी है 1.36। आपको और एक चीज मालूम है ऑलरेडी, वो क्या है, दो बेस पेयर यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस वो कितना है 0.34 इंटू 10⁻⁹ यानी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। और अब वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि टोटल बेस पेयर कितने होंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, टोटल बेस पेयर कितने होंगे। तो मैंने इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बनाया है, वो देख लीजिए। सिंपल क्या है कि आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है 1.36 मिलीमीटर, और आपको नंबर ऑफ बेस पेयर क्या करना है, मालूम करना है, इसलिए आपने यहाँ क्या यूज कर लिया x। फिर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर दिया हुआ है, वो कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ पर मैंने 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यों लिखा हुआ है, मैंने सिंपली ये किया कि 0.34 का जो ये अशारिया है इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो अब ये 0.3 से क्या बन गया 3.4, और यहाँ पर एक और माइनस चार्ज बढ़ गया। तो यहाँ पर इस तरह से ना हो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से रिएक्शन हम बनाएंगे, और उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ जाएंगी 4 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ बेसिक याद रखना है आपको कि जो डीएनए है, डीएनए है इकोलाई का, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 4 इंटू 10⁶। तो बच्चों यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट याद रखना है आपको कि जब आप लेंथ को काउंट करेंगे या लेंथ को आपको कैलकुलेट करना रहेगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एक अगर आपको लेंथ का काउंट करना है तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर प्लस इंटू डिस्टेंस, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई आ जाएगी। और अगर आपको बेस टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अगर काउंट करना है तो आपके पास क्या दिया रहेगा, लेंथ दी रहेंगी। आपके माइंड में दूसरी चीज जो ऑलरेडी आपके पास है वो क्या है कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस वो कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना है बच्चों। यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये होगा कि ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि ये कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर, कितना होना चाहिए था 10⁻⁶, 10⁻⁹ मीटर। इसको याद रखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक सेल में कैसी होती है। तो हम यहाँ बेसिकली पहले बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग की हम बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट हमको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक सेल मींस सेल लैक न्यूक्लियर वॉल, ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, उसके पास न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, या हम ये कहते हैं सिंपली कि उसके पास क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस। तो हम उस सेल को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर हमने कहा था कि अगर उसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है तो फिर वो डीएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है, तो हमने कहा था कि डीएनए कहाँ पर होता है, डीएनए उसका कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। ना क्वेश्चन ये आता है कि प्रोकैरियोटिक का डीएनए कैसा होता है, तो वो होता है डिस्पर्स। कैसा होता है, डिस्पर्स यानी फैला हुआ। कैसा होता है, फैला हुआ।
फिर भी ये जो डीएनए है, ये फैला हुआ डीएनए है, तो इसको किस फॉर्म में रखते हैं? तो इसको रखते हैं फोल्डेड फॉर्म में। किस फॉर्म में रखते हैं? फोल्डेड फॉर्म में। और जब डीएनए को आप फोल्डेड फॉर्म में रखते हैं तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोइड। तो बेसिकली यहाँ पर यही बात है कि इकोलाई जैसे कि प्रोकैरियोट्स, इकोलाई जो क्या है, एक प्रोकैरियोट्स है, उसमें क्या नहीं होता है? मरकजा नहीं होता है। फिर भी डीएनए पूरे खलिए में क्या होता है? बिखरा नहीं होता। मतलब डीएनए जो है वो डिस्पर्स फॉर्म में नहीं रहता, किसी तरह से उसको कंपैक्ट करके रखा जाता है, एक जगह रखा जाता है। यहाँ पर जो एक जगह रखने के लिए क्या करते हैं, तो डीएनए क्या है? डीएनए के पास होता है मनफी चार्ज। डीएनए के पास क्या होता है? मनफी चार्ज। और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो होता ये है कि डीएनए डीएनए कैसा है? मनफी चार्ज। इसको किसके साथ कंबाइन करते हैं? इसको कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स। किसके साथ कंबाइन करते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। तो डीएनए प्रोटीन एक साथ इंटरेक्शन होता है और उसको बांध के रखा जाता है। और जब बांध के रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोइड। तो उनको बेसिकली किस जगह रखा जाता है? न्यूक्लियोइड के हल्के में रखा जाता है। इसका बेसिक मतलब क्या है ये समझ लीजिए। बेसिक मतलब ये है कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए को लूप फॉर्म में रखा जाता है। डीएनए को किस फॉर्म में रखा जाता है? लूप फॉर्म में। इस तरह से, मतलब डीएनए को इस तरह से बिखरा हुआ नहीं रखते, इस तरह से बिखरा हुआ नहीं रखते, बल्कि उसको किस फॉर्म में रखा जाता है? लूप फॉर्म में। और ये जो लूप फॉर्म है इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़े लूप्स। क्या बनाते हैं? बड़े लूप्स। और इन बड़े लूप्स में वो क्या रहता है? मुनज्जम रहता है। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर डीएनए को पैकेजिंग करके रखने का जो फॉर्म है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, अभी तक हमने तीन टर्मिनोलॉजी इस तरह की एक दूसरे से रिलेटेड पढ़ी है। एक पढ़ा था हमने न्यूक्लियस, न्यूक्लियर। दूसरा हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियोलस। और तीसरा अब हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोइड। क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोइड इट इज अ लूप फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोइड क्या है? लूप फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ये मरकजा है जहां पर कौन रहता है? डीएनए। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली है जो कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और जिसका काम क्या है? जिसका काम ये है वो बनाता है आरआरएनए, जो कि राइबोसोम बनाते हैं। आगे चल के वो क्या बनाते हैं? राइबोसोम। और न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड ये प्रोकैरियोटिक सेल कहां पर है? सुन लीजिए, कहां पर है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो कि कैसा दिखता है? लूप लाइक स्ट्रक्चर। तो डीएनए का जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दिखता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो यूकैरियोट्स। इसमें देख रहे हैं हम यूकैरियोट्स। अभी यहाँ पर देखिए यूकैरियोट्स का थोड़ा सा उर्दू में गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में ये जो पैकेजिंग का प्रोसेस है, ये जो पैकेजिंग की तंजीम है, ये ज्यादा पेचीदा होती है। पैकेजिंग का जो प्रोसेस है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, तो यूकैरियोट में ये जो प्रोसेस है ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा पेचीदा। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं मुस्बत चार्ज वाले बेसिक प्रोटीन। यहाँ पर क्या होते हैं? मुस्बत चार्ज वाले बेसिक प्रोटीन, जिन्हें क्या कहा जाता है? हिस्टोन्स। क्या कहा जाता है उनको? हिस्टोन्स प्रोटीन। तो यहाँ सबसे पहली चीज याद रखना है कि यहाँ पर कौन से प्रोटीन होते हैं? हिस्टोन्स प्रोटीन। प्रोकैरियोट में वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, लेकिन उनका नाम मेंशन नहीं है। यूकैरियोट में पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है और उनका नाम क्या है? हिस्टोन्स प्रोटीन। क्या नाम है उनका? हिस्टोन प्रोटीन। और इन हिस्टोन प्रोटीन को क्या कहा जा रहा है? बेसिक। क्या कहा जा रहा है? बेसिक। और हमको मालूम है बेसिक का मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए के पास कौन सा चार्ज था? निगेटिव चार्ज। तो किसी प्रोटीन के चार्ज का इन्हेसार इसके चार्ज वाली शाखी जंजीर वाले अमीनो एसिड की कसरत पर होता है। तब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो हिस्टोन्स है ये कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। तो क्यों है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उनके पास क्या है? अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड उनके पास कसरत से है जिनके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग जब प्रोटीन पढ़ेंगे या आप लोग जब अमीनो एसिड पढ़ेंगे, या जिन लोगों ने अमीनो एसिड पढ़ा हुआ है तो उन्होंने पढ़ा हुआ है कि अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज होते हैं,
निगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ प्रोटीन, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड एक जगह आ जाते हैं, और स्पेशली वो कहाँ पर, हिस्टोस प्रोटीन के अंदर। तो इसलिए वो जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, हिस्टोन्स के ऊपर। तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर बेसिक अमीनो एसिड, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड होने की वजह से हिस्टोन प्रोटीन भी कैसे होते हैं, बेसिक पॉजिटिव चार्ज, मुस्बत चार्ज वाले होते हैं। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड है जो हिस्टोन के अंदर होते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हिस्टोन्स में बेसिक चार्ज वाले अमीनो एसिड दो तरह के हैं। एक का नाम है लाइसिन, एक अमीनो एसिड का नाम क्या है, लाइसिन, और दूसरे अमीनो एसिड का नाम क्या है, आर्जिनिन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि हिस्टोस प्रोटीन के अंदर दो टाइप के अमीनो एसिड है जिनकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। एक है लाइसिन और दूसरा है आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से हिस्टोन्स प्रोटीन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, या हम क्या कह सकते हैं उसको, मुस्बत चार्ज, कैसे होते हैं, मुस्बत चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इन अमीनो एसिड्स के ऊपर, इन अमीनो एसिड्स के ऊपर। तो याद रखिए, एक का नाम है लाइसिन और एक का नाम है आर्जिनिन, ठीक है। नाउ इन दोनों अमीनो एसिड के हिस्से में, इन दोनों अमीनो एसिड के हिस्सों में मुस्बत चार्ज वाली जंजीरें होती है। नाउ बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हिस्टोन है, हिस्टोन हमेशा ऑक्टामर बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्टामर। तो हिस्टोन वाले साल में बताते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्टामर। अब ऑक्टामर का मतलब क्या है, तो यहाँ एक कंसेप्ट मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ कि हिस्टोन जो है ये सब यूनिट से बना हुआ है। हिस्टोन किससे बना हुआ है, सब यूनिट्स। यहाँ पर टोटल सब यूनिट कितनी है, 4, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्टामर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्टामर। क्या बोला जाता है इसको, ऑक्टामर। तो यहाँ पर याद रखिए कि फॉर एग्जांपल ये एक सब यूनिट है, ये दूसरी सब यूनिट है, ये तीसरी सब यूनिट है, और ये चौथी सब यूनिट। जब ये चारों भी सब यूनिट मिल जाएंगे तो वो क्या बना देगा, एक ऑक्टामर। ये एक, ये दो, ये तीन और ये 4, इस तरह से। तो इसलिए इस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, ऑक्टामर। तो याद रखना कि हिस्टोन हमेशा किस फॉर्म में होता है, ऑक्टामर। किस फॉर्म में होता है, ऑक्टामर। तो 4 into 4 बोले तो कितना हो गया, ऑक्टामर। यानी कि टोटल इसके पास कितने होते हैं, 8। तो ये था टेट्रामर। ये कौन सा शक्ल है, टेट्रामर। तो 2 सब यूनिट इसके, 2 सब यूनिट इसके, 2 सब यूनिट इसके, 2 सब यूनिट इसके, 2 4 6 8। तो अब वो क्या बन गया, ऑक्टामर। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट याद रखना कि इसके पास क्या होते हैं, सब यूनिट कितने होते हैं, 4। ये 4 सब यूनिट मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम क्या है, ऑक्टामर। अब इसको ऑक्टामर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो 4 सब यूनिट है, हर सब यूनिट के कितने कॉपी होती है, 2। हर सब यूनिट की कितनी कॉपी होती है, 2। तो 2 4 6 8, इस तरह से टोटल कितने बन गए, 8 सब यूनिट होती है, और 8 सब यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑक्टामर। तो याद रखना कि हिस्टोन्स प्रोटीन ये किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्टामर के फॉर्म में होते हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने कहा कि जो डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, मनफी। तो मनफी चार्ज वाले डीएनए, मनफी चार्ज वाले डीएनए को क्या करते हैं, मुस्बत चार्ज वाले हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपेट कर एक मखसूस साख्त की तश्कील दी जाती है। ये जो ऑक्टामर, इसके सराउंडिंग में इस तरह से डीएनए को आप क्या करेंगे, रैप करेंगे। जी ये जो डायग्राम दिख रही है ना आपको, ये डायग्राम जो आपको दिख रही है, तो इसमें क्या है, ये डीएनए देखिए इस तरह से, फिर ये रैप होके वापस से, फिर ये। तो इस तरह की स्पेशल जो स्ट्रक्चर है, तो क्या करते हैं, इस डीएनए के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इसके हिस्टोन के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो डीएनए को इस पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या किया जाता है, रैप किया जाता है, या फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, लिपटा जाता है। और जो एक साख्त बनती है, यहाँ जो स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है इसको, न्यूक्लियोसोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना कि जब डीएनए
पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा जाता है, रैप किया जाता है, तब उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या कहा जाता है उस स्ट्रक्चर को? न्यूक्लियोसोम। और जब इस तरह से डीएनए को हिस्टोन के ऊपर लपेटा जाता है तो उस न्यूक्लियोसोम के ऊपर, ये जो न्यूक्लियोसोम है, इस न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स कितना होता है? 200 बेस पेयर। कितना होता है? 200 बेस पेयर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितना डीएनए होता है? 200। तो 4 न्यूक्लियोसोम के अंदर कितना होगा? कितना होगा? 1 में 2, 4 में 2, 4, 8, कितना होगा? 800। टोटल डीएनए कितना बेस पेयर होंगे? 800 बेस पेयर। तो एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8 न्यूक्लियोसोम है, 8 न्यूक्लियोसोम वाला कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें टोटल बेस पेयर कितने होंगे? तो 800 बेस पेयर। तो ये सिर्फ है ना न्यूक्लियोसोम के ऊपर लगा हुआ है। 8 न्यूक्लियोसोम अगर है अलग अलग, अब अगर कहीं पर एकदम कंटिन्यूएशन में आ जाए तो उसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा जो न्यूक्लियोसोम है उस न्यूक्लियोसोम के ऊपर टोटल कितना डीएनए होता है? 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर टोटल डीएनए कितना होता है? 200 बेस पेयर। नाउ बच्चों एक और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि मरकज़ में एक साख्त होती है, यानी हम ये कहते हैं कि मरकज़ा जो है हमारा, उस मरकज़े के अंदर एक साख्त होती है, उस एक साख्त को कहा जाता है क्रोमैटिन। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्रोमैटिन। ना व्हाट इज मीन बाय क्रोमैटिन, है ना? हमने इस तरह का पढ़े थे कि हम कहते हैं क्रोमोसोम, हमने कहा था क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमने क्या होता है? सेंट्रोमियर, और हमने कहा था क्रोमैटिड। क्या होते हैं? क्रोमैटिड्स। और क्रोमैटिड्स के अंदर क्या होती है? क्रोमैटिन। क्या होती है? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन कब बनती है? तो ये होता है कि जो न्यूक्लियोसोम्स की इकाई है, न्यूक्लियोसोम्स की इकाई है कि तकरार के आपस में लिपटने से बनता है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर करिए कि ये एक न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है, फिर ये एक न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है, ये एक न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स है। अब ये सबको आपने एक जगह जमा कर दिया। जब आपने इन सबको एक जगह जमा कर दिया इस तरह से, अब ये पूरे एक जगह जमा हो गए और उनके ऊपर ये डीएनए है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कंप्रेस स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दबा हुआ स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कंडेंस फॉर्म वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन। क्या कहा जाता है इसको? क्रोमैटिन। तो यहाँ देखिए डायग्राम में सिंपल मैंने बताने की कोशिश की है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आपने किसके ऊपर रैप किया? हिस्टोन के ऊपर। तो ये एक हिस्टोन है, ये दूसरा हिस्टोन प्रोटीन है, ये तीसरा हिस्टोन प्रोटीन है, ये चौथा है, इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर है ना, तो ये ऑक्टामर जब एक साथ बाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। जब कई सारे हिस्टोन प्रोटीन एक साथ आएंगे तो वो इस तरह से एक दूसरे के साथ तकरार करेंगे, एक दूसरे के साथ वो टकराएंगे, एक दूसरे के साथ वो बाइंड हो जाएंगे। तब इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन फाइबर। तब स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन फाइबर। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या, कि पहले डीएनए है। डीएनए कैसा है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। फिर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आपने किसके ऊपर रैप किया? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जब मिला तो क्या नाम बना? न्यूक्लियोसोम। फिर इसी तरह से जितने भी न्यूक्लियोसोम है वो एक जगह आ गए। जब वो सारे के सारे न्यूक्लियोसोम एक जगह आ गए तो अब उन्होंने क्या बना दिए? क्रोमैटिन। क्या बना दिए उन्होंने? क्रोमैटिन फाइबर। तो यहाँ याद रखना है कि मरकजे के अंदर एक साख्त आपको दिखाई देती है, उस साख्त को क्या कहते हैं आप? क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्रोमैटिन फाइबर कब बनती है? जब न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, जब न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ तकरार करते हैं, जब न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ टकराते हैं, लिपटते हैं और बाइंड हो जाते हैं। तो इसको याद रखना ना बच्चे। आगे और क्या है कि ये जो क्रोमैटिन ये मरकजे में रंगीन धागे नुमा जिस्म की तरह नजर आता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखेगा? रंगीन, यानी कलरफुल।
कलरफुल दिखेगा। कब दिखेगा? जब आप उसको क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो क्रोमैटिन में न्यूक्लियोसोम को जब इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के जरिए देखें तो ये दानेदार। तो अभी अगर आप न्यूक्लियोसोम को उस क्रोमैटिन के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको कैसे दिखेंगे, दाने दाने। कैसे दिखेंगे आपको, वो दानों की तरह। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, डीएनए है, डीएनए की पैकेजिंग के लिए आप डीएनए को किसके ऊपर रैप करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब आप उसको रैप करते हैं तो उसका नाम बनता है न्यूक्लियोसोम। और जब न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ तकरार करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन। इस क्रोमैटिन को अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, रंगीन धागेदार। फिर इस क्रोमैटिन को अगर आप खुर्दबीन में, स्पेशली किस खुर्दबीन में, इलेक्ट्रॉन, किसमें देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको कैसा दिखेगा, दानेदार। कैसा दिखेगा आपको, दानेदार। ना बच्चों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि अगर बज़ाहिर अगर हम बात करें कि एक पिस्तानिये के खलिये में इस तरह के कितने मोती यानी न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं, तो अब अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो अगेन हमको इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के लिए मेरी तरफ से होमवर्क है कि आप लोग इसको ढूंढ कर बताएंगे। स्पेशली रिपीटर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दें, और 12th के वो स्टूडेंट्स कोशिश करें कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। नाउ बच्चों, क्रोमैटिन जो होता है, तो क्रोमैटिन में क्या होते हैं, मोती जैसी साफ होकर क्या बनाती है, क्रोमैटिन फाइबर। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमैटिन हो गई, क्रोमैटिन मिलके अब क्या बनाना शुरू कर दिया उसने, क्रोमैटिन फाइबर, यानी एक फाइबर, दो फाइबर, इस तरह से। बाद में क्या होगा, जो घुमाव लेकर यानी जब टेढ़ा होगा तो कलवी तकसीम के मेटाफेज में, अब यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, कसीफ होकर क्या बना देंगे फिर वो क्रोमोसोम। आगे चल के वो क्या बना देंगे यहाँ पर, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये क्रोमोसोम आपको देखने को मिलता है इन मेटाफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको कब देखने को मिलता है, मेटाफेज। कब, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है, जब एक सेल से दो सेल बनने वाले होते हैं, तो जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो उसको कहते हैं कलवी तकसीम, या उसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो और सेल डिवीजन के अंदर जब प्रोसेस होता है उसको कहते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर एक फेज होती है, उसको कहते हैं मेटाफेज। तो क्रोमैटिन, नंबर ऑफ क्रोमैटिन मिलेंगे, क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर मिलेंगे, वो बनाएंगे क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम आपको कब देखने को मिलता है, मेटाफेज। तो यहाँ बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कब दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कब दिखाई देता है, ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। नाउ यहाँ पर एक और चीज है, वो क्या है कि क्रोमैटिन की पैकेजिंग आला दर्जे पर करने के लिए कुछ और प्रोटीन्स की जरूरत होती है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग और करना है तो हिस्टोन के अलावा कुछ और भी प्रोटीन चाहिए, जिन्हें मजमूई तौर पर नॉन हिस्टोन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, मजमूई तौर पर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। उनको क्या कहा जाता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो इनको याद रखना कि इनको क्या कहा जाता है, NHC। क्या कहा जाता है इनको, NHC। NHC मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो यहाँ पर याद रखना है, जैसा हम ये कहते हैं ना कि अगर हमको किसी चीज को बहुत अच्छे से रैप करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर है तो हमारा स्टिकी टेप लगा देते हैं चिपकाने के लिए, फिर हम उसको रस्सी से भी बांध देते हैं, फिर उसको हम एक अच्छी से पैकेट में, एक थैले में भी रैप कर देते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा वो जो पैकेजिंग है वो खुलना नहीं चाहिए, वो पैकेजिंग हमारी लूज नहीं होना चाहिए, किसी वजह से वो पैकेजिंग, वो जो सामान है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हम अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। अब उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपने रैप कर दिए, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन से हटकर भी कुछ प्रोटीन और यूज कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन से हटकर भी आप कुछ और प्रोटीन यूज कर रहे हैं। अब वो प्रोटीन के अंदर हिस्टोन जैसी खासियत नहीं है, इसलिए उनका नाम क्या बन गया,
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो इसको याद रखना कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ये डीएनए की पैकेजिंग को और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मजबूती प्रोवाइड करते हैं। नाउ यहाँ पर एक और है कि क्रोमोसोम, अभी अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जो बात की है वो ये बात की कि डीएनए का पैकेजिंग कैसा होता है, ठीक है। तो अब हमारे को हम एकदम आखिर पॉइंट पे इस तरह से कि हमने कहा कि पहले हमारे पास क्या होता है, ये डायग्राम देखिए मैं समझाता हूँ। पहले हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है। फिर इस डीएनए को हम किसके ऊपर लपेटते हैं, हिस्टोन के ऊपर। फिर कई सारे हिस्टोन मिलकर क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं और कई सारे क्रोमैटिन फाइबर मिलकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। और अल्टीमेट हमारे पास जो पैकेजिंग फॉर्म है वो क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब आपने डीएनए इतना लंबा था, पूरा उसको लाके अब पैक करके आपने किस फॉर्म में लेकर आ गए, उसको क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो यहाँ तक जो हमने देखा, तो अब पैकेजिंग क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है ना। इससे आगे जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और वहां पर हम जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे, उस वक्त भी ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। वो क्या है कि क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के अंदर कुछ हिस्सा होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है, इसको कहते हैं यूक्रोमैटिन, क्या कहते हैं उसको, यूक्रोमैटिन। और दूसरा होता है, इसको कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम में कुछ हिस्सा, इस हिस्से को, क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा है, उसको कहा जाता है यूक्रोमैटिन। क्या कहा जाता है उसको, यूक्रोमैटिन। अब यहाँ पर पूक्रोमैटिन लिख दिया, अब गलती से हो गया ये इनसे। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यूक्रोमैटिन। और ये यूक्रोमैटिन कैसा होता है, यूक्रोमैटिन बेसिकली ये होता है हल्के रंग का। यूक्रोमैटिन ये कैसा होता है, हल्के रंग का। तो क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये, और ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ये कैसा है, हल्के रंग का है, ठीक है। ये हल्के रंग का पोर्शन है। तो इस हल्के रंग के पोर्शन को आपने क्या नाम दे दिया, यूक्रोमैटिन। क्या नाम दे दिया आपने इसको, यूक्रोमैटिन। और ये यूक्रोमैटिन की खास बात क्या है, ये यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, फाल होता है। ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, फाल होता है। ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, एक्टिव होता है। फाल होता है मतलब एक्टिव होता है। दूसरा जो हिस्सा होता है क्रोमैटिन का वो हिस्सा जो घना होता है, उसे क्या कहा जाता है, हेटेरोक्रोमैटिन। क्या कहा जाता है इसको, हेटेरोक्रोमैटिन। अब यहाँ पर क्या हो गया, सेटेरोक्रोमैटिन। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये क्या है, हेटेरो, ये क्या है, यूक्रोमैटिन, और ये क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन। यहाँ पर याद रखना है। तो हेटेरोक्रोमैटिन होता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि यूक्रोमैटिन ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, यूक्रोमैटिन ये ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, फाल होता है। बट हेटेरोक्रोमैटिन की अगर बात करेंगे तो हेटेरोक्रोमैटिन ये गहरे रंग का तो होता है, प्लस ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, गैर फाल। ट्रांसक्रिप्शनली ये कैसा होता है, गैर फाल। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि डीएनए डीएनए रैप होता है हिस्टोन के ऊपर। हिस्टोन बनाते हैं, हिस्टोन और डीएनए बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलके बनाते हैं क्रोमैटिन। कई सारे क्रोमैटिन मिलकर बनाते हैं क्रोमैटिन फाइबर। कई सारे क्रोमैटिन फाइबर मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम। फिर उस क्रोमोसोम के अंदर दो स्ट्रक्चर है, एक है यूक्रोमैटिन, एक है हेटेरोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन है ये हल्के रंग का है, जो हेटेरोक्रोमैटिन है ये गहरे रंग का है। जो यूक्रोमैटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, फाल है। और जो हेटेरोक्रोमैटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली गैर फाल है, इनएक्टिव है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर क्रोमोसोम का डीएनए यूक्रोमैटिन फॉर्म में होता है तो वहां पर होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। लेकिन अगर वो हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्म में होता है तो डीएनए से आरएनए नहीं बन सकता। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे एडिशन है, डिलीशन है। कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, कुछ को बहुत अच्छे से वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है, कुछ को गैर वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है, कुछ सिर्फ हिंट दे के छोड़ दिया है। तो इस तरह से एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है
कि हम कितनी मेहनत करते हैं इन पॉइंट्स को समझने में। तो अब मेहनत इस अंदाज में भी हो सकती है कि आप मुझसे इंटरेक्शन करें, आप मुझसे सवालात करें और मैं उसके जवाब दूं। दूसरा ये हो सकता है कि आप कुछ किताबें पढ़ें, स्पेशली एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक में जितनी बातें बताई है उनको देखें, या फिर आप कोई स्पेशल बुक होती है सेल बायोलॉजी की, वो बुक को रेफर करें, या फिर ये हो सकता है कि आप इंटरनेट पे जाएं, इंटरनेट पे बैठ कर भी देखें, मेरे लेक्चर के अलावा किसी और के भी लेक्चर देखें, ताकि आपको मालूम पड़े कि यार कितना अच्छा मतलब कौन कौन से कंटेंट छूट रहा है या कौन सा कंटेंट आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज। तीसरी चीज बच्चों ये कि जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी में आपको याद रखना है कि आप जिस चैप्टर के स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर को आपको पूरा इमेजिनेशन के साथ, यानी आपको सिर्फ आपके दिमाग में ख्याल ही चलाना पड़ेगा। जैसा पहला चैप्टर था वो भी थोड़ा ख्याली था, अभी ये जो चैप्टर है ये भी ख्याली है, लेकिन ये जो ख्याली है ये इस पहला चैप्टर में ख्याली सिर्फ इतना था कि आपने खलिया है, सेल की बात की। अब आप सेल के न्यूक्लियस के भी डीएनए के अंदर जा रहे हैं, तो आप इमेजिनेशन से इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से इमेजिनेशन और इमेजिनेशन में जा रहे हैं। तो आप जब आपके एटीट्यूड को, आपके दिमाग को इस अंदाज में सोचने लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरा ईमेल आईडी आपके पास है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होंगे।